नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं पैंथियन एडू रांची में। दोस्तों, हम लोग प्रतियोगिता दर्पण और कोरेनिकल का शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं जब तक आपका 72वीं बीपीएससी का एग्जाम न हो जाए तब तक। ठीक है, यानी कि हर एक महीना जो आपको प्रतियोगिता दर्पण और क्रोनिकल दोनों का शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन भी कराया जाएगा और पेड बैच में जो आप लोग एडमिशन लेंगे उसमें इसका शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 72वीं बीपीएससी के लिए ही नहीं, इसके बीच में जितने भी एग्जाम होंगे बिहार के वो सारे का सारे में आपको काम आएगा ये नोट्स। और बहुत ही शानदार नोट्स बनाया जाएगा, इसको स्टैटिक जीके से भी जो है कि जोड़ दिया जाएगा ताकि आपको एक जगह सब कुछ मिल सके और रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी हो सके। ठीक है, और बहुत उपयोगी रहेगा। कब तक? जब तक कि 72वीं बीपीएससी परीक्षा न हो जाए, वो सितंबर में हो, दिसंबर में हो, जब तक हो तब तक आपको हर एक मंथ का पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स मिलते चला जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल पे आप इसको जुड़ जाइए, बहुत सारा चीज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते रहेगा बीच बीच में, जो आपका बिहार एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर मंथ का है। ठीक है, अक्टूबर बोले तो अक्टूबर तो अभी आया नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर लिखता है, यानी कि इसमें अगस्त का आपको कंटेंट मिलेगा। यानी कि अगस्त से लेके सितंबर 2026 तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हर एक महीना का शॉर्ट नोट्स आपको इसी तरीके से हैंड रिटन आपको दिए जाएंगे। इसका डिस्कशन भी कराया जाएगा बहुत अच्छे से, एक बार नहीं 3-4 बार इसका रिवीजन करवाया जाएगा। इसके अलावा और भी आसपास में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, जो अगले महीना होगा, उससे अगले महीना होगा, वो सारे का सारा एग्जाम का क्वेश्चन आपको इस पे प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा और उसका डिस्कशन भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, खास करके बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है, ये सब के लिए स्पेशल ये नोट्स आपका बीपीएससी और बीएसएससी यानी कि बिहार के एग्जाम को देखते हुए ही बनाया गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। तो पहले राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर खेल कूद, ये सारा का सारा कंटेंट हम लोग देखेंगे। प्रतियोगिता दर्पण का एक एक पेज का शॉर्ट नोट्स जो है कि आपको मिल जाएगा, बहुत पतला पीडीएफ रहेगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे वो एमसीक्यू भी आपको करा दिया जाएगा ताकि अच्छे से अच्छा आपका प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए, राष्ट्रीय में जो पहला कंटेंट है कि 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। कितनावा मनाया गया? 79वां। ठीक है, जो छोटा मोटा एग्जाम है जैसे ग्रुप डी, जो वनडे एग्जाम है, वो सब के लिए इसको याद करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम लोग अभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाए हैं? तो 79वां। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति को संबोधन होता है। ठीक है, ये तो हम लोग सबको जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले संध्या पे, ठीक है, देश को राष्ट्रपति महामहिम वो संबोधन देती है। ठीक है, और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने 4 मूल्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, ये 4 मूल्य कौन कौन सा है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये 4 मूल्य आपको याद रखना है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महामहिम अपने संबोधन में 4 स्तंभ का बात की थी, उसमें से कौन सा स्तंभ इसमें नहीं है? तो आपको याद रहेगा तभी नहीं वाला निकाला जा सकता है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, ये 4 न्याय है, इसको जो है कि याद रखना है किसी कीमत पे। और भी आगे चलिए इसको हम लोग देखते हैं और क्या क्या हुआ है। तो भारत भाषण में आयुष्मान भारत का चर्चा किया गया है, इसको याद रखना है। आयुष्मान बहुत शानदार योजना है मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड, और ये विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना है, इसको भी ध्यान रखना है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत, और इसमें 55 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ दिया गया है
70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को। ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिक के लिए है आयुष्मान भारत। 70 वर्ष पहले तो जो है कि सबके लिए था, अब इसमें कुछ वृद्धि किया गया है, कुछ संशोधन किया गया है, और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 55 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा गया है। भाषण में इंडिया एआई मिशन का भी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इंडिया एआई मिशन। ठीक है, ये इंडिया एआई मिशन का शुरुआत आपका मार्च 2024 में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, तो भारत के एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना है। जो भारत का एआई इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन 2024 में चालू हुआ था, लागू हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सब ऑनलाइनर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब आपको बीच बीच में जो है कि मिलते रहता है, जब आप पूरा लेख वगैरह पढ़ेंगे, संपादकीय वगैरह पढ़ेंगे, तो वो सब के बीच में भी ये सब आपको देखने को मिलता है। और यही सब क्वेश्चन उठा के पूछ देता है तो आदमी एक बका जाता है कि कहाँ से पूछ दिया है। ठीक है, तो बात है कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई वनडे एग्जाम नहीं है, तो थोड़ा सा अंदर तक तो तैयारी करना ही पड़ता है। और इस बार जो 71वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें जिस तरीके का करंट पूछा गया है, ठीक है, उससे ये हम लोग को मालूम पड़ जाना चाहिए कि थोड़ा और डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य याद रखना है। डेट तो नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उद्देश्य पूछने का संभावना ज्यादा रहता है। तो इसका उद्देश्य है भारत का एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना। ठीक है, एआई क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाना है। और अन्य तथ्य इससे क्या रिलेटेड है, तो द्रौपदी मुर्मू जी का बात हो रहा था, 79वें स्वतंत्रता दिवस पे इनका भाषण हुआ था। तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, इसको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी राष्ट्रपति है, ठीक है, देश की, वो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला है और दूसरी महिला है। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और भी रिलेटेड उनसे कंटेंट है। द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति है, इसको स्टैटिक में याद रखना है। ठीक है, ये सब आपका नोट्स में दिया हुआ नहीं है, जो प्रतियोगिता दर्पण है उसमें ये सब दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये सब अलग से कनेक्ट किया गया है ताकि आपको स्टैटिक वाला पार्ट भी रिवीजन होता चले। ठीक है, तो ये 15वीं राष्ट्रपति है, और इससे पहले ये झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी है, तो इसको भी ध्यान से रखना है। और ओडिशा की निवासी है, अभी तो खैर पूरे भारत की सबसे प्रथम नागरिक है। और संविधान के भाग 5 में, ठीक है, ये सब पॉलिटिका है, संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 से 62 तक, अनुच्छेद 52 से 62 में आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड कंटेंट उसमें दिया गया है, 52 से 62। तो ये अनुच्छेद तो खैर याद रखना ही पड़ेगा, भाग 5 भी याद रखना पड़ेगा, ये सब पॉलिटिका बहुत जाना माना क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड। नेक्स्ट आइए, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का लाल किले से संबोधन भी हुआ था। ये तो हर एक साल होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो संबोधन में क्या मुख्य बातें हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, ये हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का विषय था नया भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया भारत। ठीक है, 79वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था नया भारत। ठीक है, नया इंडिया नहीं है, नया भारत ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारत ही हम लोग को देखना है यहाँ पे, और भारत ही पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कुछ जो उनका भाषण में जो चर्चा था। तो मिशन सुदर्शन चक्र का चर्चा था उनका भाषण में, और ये एक 10 वर्षीय सुरक्षा पहल है। ठीक है, एक पहल है, इसके तहत 2035 तक सभी महत्वपूर्ण स्थानों को, ठीक है, कब तक, 2035 तक जितना भी महत्वपूर्ण स्थान है उसको तकनीक के माध्यम से सुरक्षा कवच प्रदान करना है। ठीक है, तो ये मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य जो है कि आपने देखा कि 2035 तक जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उसको पूरा टेक्नोलॉजी से, तकनीकी रूप से सुरक्षा कवच प्रदान करना है, ताकि उस पर कोई हमला न कर सके। ठीक है, कोई कुछ कर ना सके, तोड़फोड़ न कर सके, तो उसके लिए है मिशन सुदर्शन चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुरुआत का बात किए थे ये।
ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुरुआत का जो वो बोले थे, वो आपका अपने भाषण में बोले थे 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले से। ठीक है। अब इसके तहत में है क्या, अगर ये योजना लागू होता है तो इसके तहत में है क्या, तो इसके तहत में निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, ये 15,000 का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये सब स्टेटमेंट में बना के बीपीएससी का पूछने का आदत है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। दिया जाएगा आपका 15,000 और 2 वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार भी इसमें सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको भी ध्यान में रखना है कि 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को सृजन करना है। ठीक है, 2 वर्ष में। नेक्स्ट है आर्थिक सुधारों के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। आर्थिक सुधार के लिए कुछ कार्यबल वर्क फोर्स का गठन हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये सब क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में देगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्ट फैक्चुअल पूछता है। 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का भी घोषणा किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी लाल किले के भाषण से ये भी घोषणा किए हैं कि 2047 तक, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को, जो हम लोग का परमाणु ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, उसका क्षमता को 10 गुना बढ़ाना है। कब तक? 2047 तक। तो ये बहुत बड़ा घोषणा है और ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। स्टेटमेंट में देगा, चाहे सीधा सीधी ऑनलाइनर में पूछेगा कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। आपका ऑप्शन रहेगा 2040, 2035, 2047। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि 2047 तक, 2047 तक विकसित भारत बनने का भी जो है कि हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, और अगला चर्चा किए थे नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने की घोषणा भी प्रधानमंत्री वहां से लाल किले से किए थे। ठीक है, इसके तहत समुद्र में तेल का भंडार, गैस का भंडार का खोज किया जाएगा। ठीक है, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन के तहत। ठीक है, ये आपका ये सब पॉइंट आपको मेंस में भी देना पड़ेगा। मेंस में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये सब का संदर्भ लेना पड़ेगा। ठीक है, और पीटी के लिए तो खैर है ही। नेशनल क्रिटिकल मिशन का भी घोषणा किए थे। ये खनिज से संबंधित मिशन है और इसके तहत 1200 से अधिक स्थानों पर खोज अभियान चल रहा है। ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिशन ये खनिज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, क्रिटिकल मिशन। ठीक है, क्रिटिकल कोई आपको मेडिकल के लाइन में नहीं सोचना है, ये खनिज से संबंधित है। ठीक है, और 1200 से अधिक स्थान पर, ठीक है, खनिज का खोज किया जा रहा है इस मिशन के तहत। लाल किला से ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री इससे पहले कौन कौन है जो सबसे ज्यादा बार किए हैं? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू 17 बार ध्वजारोहण किए हैं लाल किले से। इंदिरा गांधी जी 16 बार किए हैं। माननीय मनमोहन सिंह 10 बार किए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 12 बार अभी तक कर चुके हैं। तो ये इनका 12वां था। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वो प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया गया है। आदरणीय मोदी जी वर्तमान में देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और जो इनका अभी जो कार्यकाल चल रहा है वो तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। 2014 से अब तक ये इनका तीसरा चल रहा है। 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहले कर्तव्य भवन का लोकार्पण हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ है और वहां पे कर्तव्य भवन नामक एक भवन भी बना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसका पूर्व नाम राजपथ था। ठीक है, कर्तव्य पथ का पहले नाम क्या था? राजपथ। ठीक है, ये सेंट्रल विस्टा परियोजना, एक सेंट्रल विस्टा परियोजना है। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये क्या है। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत में आपको जो बिल्डिंग है, जो सरकारी भवन है, वो सबका निर्माण करना है। या जो पुराना है, जैसे आपका पार्लियामेंट जो पुराना था वो खराब हो गया था तो नया बना, तो इसी परियोजना के तहत नया
बना है वो, ठीक है। तो जितना भी सरकारी भवन है इसी के तहत जो है कि वो सबका निर्माण हो रहा है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत, ठीक है। इसके तहत में 10 भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख मंत्रालयों एवं विभागों को एक ही स्थान पर लाना है, ठीक है। जितना भी प्रमुख प्रमुख विभाग है या प्रमुख मंत्रालय है वो सब एक ही जगह आ जाए, एक ही बिल्डिंग में आ जाए, एक ही कैंपस में आ जाए, तो काम करना आसानी हो जाएगा और काम फटाफट होने लगेगा। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है C-295 परिवहन विमान, ठीक है। ये परिवहन विमान है C-295, ये स्पेन के साथ में आपका डील हुआ था C-295 विमान का, ठीक है, स्पेन के साथ। और 56 C-295 विमान का अनुबंध हुआ था, 56 गो ऐसा ऐसा विमान जो है कि स्पेन से खरीदना है, ठीक है, इसका एग्रीमेंट हुआ था। इसमें से 16 विमान आपका बना बनाया हुआ स्पेन से भारत आया है। 56 में 16 विमान आपका स्पेन से भारत आया है और बचा 40 विमान, तो 40 विमान का निर्माण आपका भारत में ही होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। 40 विमान C-295 परिवहन विमान का क्रिएशन आपका यहीं पे होगा, भारत में होगा, भारत के गुजरात में होगा। गुजरात में बड़ोदरा में इसके लिए फैक्ट्री बैठाया गया है और काम करेगा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। यही कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TACL के द्वारा आपका 40 विमान C-295 परिवहन विमान बनाया जाएगा भारत में। बहुत बढ़िया बात है। इसका क्षमता 5 से 10 टन है तथा 11 घंटे की उड़ान क्षमता इसका है। और स्पेन, हम लोग जान रहे हैं कि स्पेन यूरोप में है, मैड्रिड इसका राजधानी है और मुद्रा इसका यूरो है स्पेन का, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण, ठीक है, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा। देखिए, निसार आपका नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है निसार, ठीक है। निसार का फुल फॉर्म भी जो है कि आपसे पूछा जा सकता है, तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। GSLV S16 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जो निसार उपग्रह है उसको प्रक्षेपित कौन सा रॉकेट से किया जाएगा, तो GSLV से किया जाएगा, PSLV से नहीं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। GSLV S16 से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा, भले इसमें नासा है लेकिन इसका प्रक्षेपण जो है कि आपका भारत में होगा, ठीक है। भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां से प्रक्षेपित किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन भी जो है कि वन लाइनर में पूछता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में, ठीक है। इसके लिए एल बैंड, ठीक है, इसका जो उपकरण है, उपकरण भी बहुत सारा लगता है ना इसमें, तो इसमें जो है कि एक उपकरण है एल बैंड, ये नासा ने उपलब्ध कराया है, और एस बैंड इसरो द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो एस बैंड इसरो, एल बैंड नासा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कभी कभी ऑनलाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। तो नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म भी जो है कि आपका छोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो भारत का है, सब देश का अपना अपना अंतरिक्ष केंद्र है, जैसे जाक्सा जापान का है, नासा अमेरिका का है, इसरो हमारे यहाँ का है, भारत का है, ठीक है। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, 15 अगस्त को 1969 को। तो इसको ईयर जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है। बीपीएससी के लिए, मेंस के लिए भी याद रखना है, पीटी के लिए भी याद रखना है, ठीक है। और भी जितना भी बीएसएससी का एग्जाम होता है, सीजीएल वगैरह, सब में ये सब डेट पूछा जाता है, ठीक है। 15 अगस्त को इसका स्थापना हुआ था। विक्रम साराभाई, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसरो का स्थापना में, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु में है, ठीक है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है, ये याद रखना है। इसरो के वर्तमान
अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ द्वारा परलय मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। तो परलय मिसाइल ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोला जाता है कि अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, और सुपरसोनिक गति से ये उड़ान भरती है। ठीक है, 150 से 500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और डीआरडीओ ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। तो ये बीपीएससी एग्जाम के लिए, जिस टाइप का बीपीएससी का आजकल मुंड चल रहा है, ठीक है, तो स्टेटमेंट में जो है कि ये सब दे देता है। तो इसको याद रखना है कि ये डीआरडीओ का मिशन है, और डीआरडीओ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर परलय मिसाइल बनाया है। ठीक है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष आपके डॉक्टर समीर कामत जी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है मिसाइल अग्नि 5 का भी परीक्षण हुआ है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ द्वारा इसको विकास किया गया। देखिए, जितना भी मिसाइल वगैरह है लगभग आपका डीआरडीओ ही उसको बनाता है। तो अगर कुछ न समझ में आए तो लास्ट में अगर अंदाजी मारना हो तो डीआरडीओ ऑप्शन में है, तो उसको मार के आ सकते हैं। ठीक है, ओडिशा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है अग्नि 5 का। जनरली वहीं से होता है, जैसे इसरो है, इसरो अपना जो प्रक्षेपित करता है वो श्रीहरिकोटा से करता है। ठीक है, तो डीआरडीओ भी जितना मिसाइल का परीक्षण करता है, टेस्टिंग करता है, वो ओडिशा के चांदीपुर से करता है लगभग। ठीक है, इसका मारक क्षमता जो अग्नि 5 है 5000 किलोमीटर से अधिक है इसका मारक क्षमता। ठीक है, यहाँ से बैठे बैठे जो है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत के 2 जल यात्री भारत फ्रांस गहरे समुद्र अभियान के तहत महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक पहुंचे हैं। ठीक है, हम लोग का एक मिशन है, ठीक है, मत्स्य 600, ठीक है, जिसके तहत गहराई में जाना है और समुद्र के अंदर का चीज को पता करना है। ठीक है, तो उसी कदम में जो है कि एक अगला कदम है ये। ठीक है, भारत के 2 जल यात्री है। ठीक है, 2 जल यात्री है जो भारत फ्रांस के बीच में डील हुआ था समुद्र के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो उस अभियान के तहत में गया है, 5000 मीटर का गहराई तक जाके वहां पे देखा गया है। ठीक है, इस अभियान के तहत फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान, ठीक है, फ्रांस का जो समुद्री अनुसंधान संस्थान है उसका ये नाम है IFREMER, उसका नाम है के नौटाइल। ठीक है, नौटाइल पनडुब्बी के टीम के साथ उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, उतरा गया था। ठीक है, तो नौटाइल पनडुब्बी ये आपका फ्रांस का है, ये पनडुब्बी, उसी पनडुब्बी के सहारा लेकर 5000 मीटर गहरे समुद्र में गया था। भारत के उसमें 2 लोग शामिल थे। ठीक है, 4025 मीटर और 5002 मीटर की गहराई तक गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि 5002, हालांकि ये 5002 4025 इसको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग का एक अभियान चल रहा था फ्रांस के साथ में, वो गहरे समुद्र तक आदमी गया है। ठीक है, इससे पहले 1997 में अमेरिका का एल्विन पनडुब्बी से 3800 मीटर तक का गोता लगाया गया था नीचे समुद्र के अंदर। 2002 में फ्रांस के नौटाइल पनडुब्बी से, ठीक है, 2800 मीटर तक गोता लगाया गया था। इसको भी जो है ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग गोता पहली बार लगा रहे हैं। ठीक है, इतना गहराई तक जो है कि पहली बार लगा रहे हैं। इससे पहले भी जो है कि हम लोग 1997 में ही पहली बार लगाए थे 3800 मीटर, और उस टाइम में अमेरिका का एल्विन पनडुब्बी के साथ। ठीक है, और 2002 में फ्रांस के नौटाइल पनडुब्बी के साथ में जो है कि फिर गोता लगाए थे हम लोग 2800 मीटर गहराई तक, और इस बार फिर 4025 और 5002 मीटर तक का गहराई का गोता हम लोग लगाया है नौटाइल पनडुब्बी से ही, फ्रांस का नौटाइल पनडुब्बी के साथ। भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित किया है। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, इसको भी ध्यान में रखना है कि पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित किया गया है। एक मिशन चल रहा है भारत का डीप ओशन मिशन। ठीक है, इसका लक्ष्य है कि 2027 तक
ठीक है। पनडुब्बी मत्स्य 6000 के साथ में 2027 तक 6000 मीटर का गहराई तक जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। किस मिशन के तहत? तो डीप ओशन मिशन के तहत हम लोग को पनडुब्बी मत्स्य 6000 के द्वारा, ठीक है, उसके माध्यम से पनडुब्बी मत्स्य 6000 के माध्यम से 2027 तक 6000 मीटर की गहराई तक जाने का लक्ष्य है। ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये इसको आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा। ठीक है। पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित करने वाला भारत विश्व का 6ठा देश बन गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन विकसित कर चुका है। भारत 6ठा देश है जो पनडुब्बी मत्स्य 6000 बनाया है और डीप ओशन मिशन के तहत में 6000 की गहराई तक जाने का लक्ष्य रखा है, 2027 तक रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। बहुत बहुत बधाई है इनको। सीपी राधाकृष्णन भारत के 17वें उपराष्ट्रपति हैं। इसको भी ध्यान में रखना है, ये वाला डाटा ध्यान में रखना है, 17वें है ये। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब को इन्होंने पराजित किया है। ठीक है, बाकी और भी इनके बारे में अगला कंटेंट आएगा नेक्स्ट मंथ का प्रतियोगिता दर्पण में, तो वहां पे हम लोग और इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खेल प्रशासन के विनियमन हेतु नया राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 पारित हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 पारित हुआ है। ठीक है, खेल प्रशासन का विनियमन के लिए 2 बिल पारित हुआ है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। तो इसको ध्यान में रखना है। ये दोनों विधेयक आपका संसद से पारित हो चुका है। साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, इस नए कानून के तहत, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है गोवा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 1 सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है संसद के द्वारा। तो गोवा विधानसभा में आपका एससी के लिए, ठीक है, एससी के लिए जो है कि 1 भी सीट नहीं था, अब गोवा में 1 सीट एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। गोवा विधानसभा में कुल 40 सीट है, जिसमें से 1 सीट आपका एससी के लिए, सॉरी एसटी के लिए, सॉरी यहाँ पे एसटी होगा, एसटी के लिए, एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट पहले से आरक्षित है, एससी के लिए 1 सीट आपका पहले से आरक्षित है और एसटी को अभी मिला है। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस टाइप का डेट बीपीएससी पूछता है। ठीक है, और 25वां राज्य के रूप में ये इसका गठन किया गया था। गोवा को 1987 में 25वां राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। गोवा का राजधानी हम लोग जानते हैं पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, इसे महादई नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये गोवा का लाइफ लाइन कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट भी आपको याद रखना है कि ये गोवा का लाइफ लाइन है। कौन? मांडवी नदी, और इसी के किनारे है आपका गोवा का राजधानी पणजी। आगे बढ़े। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में स्मारकों की संख्या अब 3685 हो गई है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अधिकार क्षेत्र में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में स्मारक का संख्या 3685 हो गया है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में ASI बोलते हैं, इसके अनुसार भारत में स्मारकों का संख्या 3685 हो गया है। इसको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा स्मारक आपका यूपी में है, 700 से अधिक स्मारक आपको यूपी में देखने को मिलेंगे, और दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, जहाँ पे लगभग 500 स्मारक है। तो सबसे ज्यादा स्मारक ASI के अनुसार कहाँ है? यूपी में है, और सेकेंड नंबर पे आपका कर्नाटक है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए। ASI का स्थापना आपका 1861 में हुआ था। ये हिस्ट्री में भी जो है कि पूछता है। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश काल में ही इसका स्थापना हुआ था। 1904 में, ठीक है, जब लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, कानून बनाया गया था, और इस अधिनियम के तहत पुरातत्व विभाग का स्थापना भी किया गया था 1904 में, 4 के अधिनियम के द्वारा, कर्जन के समय। ठीक है,
नेक्स्ट करंट आइए, दलों के संदर्भ में चुनाव आयोग का नया डाटा आया है। 3 तरह के दल होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय दल होता है एक, जिसका अभी संख्या 6 है। तो हमारे यहाँ कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कौन कौन राष्ट्रीय दल है, आपका क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि कौन कौन है। तो बीजेपी तो है, सब कुछ जान रहे हैं। कांग्रेस भी है, ठीक है, ये भी जान रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ये भी है। आम आदमी पार्टी को अभी पिछले साल मिला है। नेशनल पीपुल्स पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी 3-4 है, ठीक है। तो जिसमें मार्क्सवादी लिखा हुआ रहेगा तो ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। इसको ध्यान में रखना है, 6 गो का नाम आपको रटना है। इसके अलावा पारदेशिक दल भी होता है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त दल भी होता है, ठीक है, जिसकी संख्या 2520 है। तो चुनाव आयोग का स्थापना आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आने वाला जो बिहार का एग्जाम होगा उसमें जो है कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चूंकि आपके बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। तो चुनाव आयोग से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा, चाहे वो पॉलिटी में होगा, चाहे वो हिस्ट्री में होगा, चाहे उसका स्थापना कब हुआ, उसमें अभी कौन वर्तमान अध्यक्ष है चुनाव आयोग के, ये सारा का सारा चीज आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। हालांकि आपको इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम यहाँ पे करवा देंगे कि बहुत शानदार तैयारी आपका हो जाएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, 26वें है। ये करंट में आपको बहुत ज्यादा याद रखना है कि ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है और इनका क्रम है 26वां, 26 नंबर के है ज्ञानेश कुमार। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला 26वां जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार के मतदाता सूची से 65.6 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। आपको पता है कि बिहार में जो है कि अभी वोट को लेके, चुनाव को लेके जो है कि उसमें नया नया नाम जोड़ा जा रहा है, जो नहीं है उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज जो है कि हो रहा है, उतना अंदर में नहीं जाएंगे हम लोग। जब हम लोग बिहार करंट की तरफ जाएंगे तो बिहार करंट में हम लोग उसको देखेंगे बढ़िया से कि क्या है। अभी खाली आपको इसमें इतना ही जानना है, क्योंकि ये पत्रिका दर्पण में दिया हुआ था, ठीक है। तो 65.6 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेशनल से रिलेटेड, ठीक है। और फिर अगला वीडियो, यानी कि हमको लगता है कि 5 या 6 वीडियो लगेगा, तब जाके आपका पूरा प्रतियोगिता दर्पण कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसको, इस टेलीग्राम चैनल, ये नया टेलीग्राम चैनल बना है, सिर्फ बिहार के एग्जाम को देखते हुए ही बना है। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अभी नया नया जो है कि बना है। और प्रतियोगिता दर्पण क्रोनिकल का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड, बिहार का जितना भी बिहार स्पेशल है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सारा का सारा नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आप लोग को थैंक यू रहा, धन्यवाद।